कजाकिस्तान के मतलब अपने को लेके इंडियंस को, दूसरी चीज हिंदूज को लेके। तब फिर जबरदस्ती का अरे मुस्लिम बन जाओ, मोहम्मद बन जाओ वगैरह वगैरह बजाय बोलने मुझे बोलने लग गए। क्या होगा कि अगर कोई आपकी बहन को आपके घर से उठा कर ले जाए या फिर आपके चर्च या फिर मंदिर को इसलिए तोड़ दी जाए कि आप उनके धर्म को फॉलो नहीं करते, तो आप इसमें क्या करेंगे? क्या आप उनसे लड़ेंगे या फिर पुलिस के पास जाएंगे? अगर मैं कहूँ कि आप इनमें से कुछ भी नहीं करते तो आपको कैसा लगेगा? हर साल पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियों का इस्लाम में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पाकिस्तान में छोटी लड़कियों का इतना क्रेज है कि वहाँ 12 से 16 साल की लड़कियों का जबरदस्ती किडनैप करके उन्हें 45 से 50 साल के आदमियों से उसकी शादी करा दी जाती है। कराची पाकिस्तान में एक आरजू राजा नाम की 13 साल की लड़की को किडनैप कर लिया गया और उसे 18 साल की बताकर उसे एक 45 साल के आदमी से उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई और इसमें वहाँ की पुलिस भी शामिल थी। पाकिस्तान में जो शादी की लीगल एज है वह 18 साल की है। जब इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया तो आरजू को उसके माता पिता से मिलने नहीं दिया गया और कोर्ट ने यह कहकर डिनाई कर दिया कि आरजू इतनी बड़ी हो चुकी है कि वह अपने डिसीजन खुद ले सकती है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है तो वहाँ के कानून भी इस हिसाब से बनाए गए हैं कि वे सिर्फ इस्लाम को फेवर करें, ना कि बाकी धर्मों को। इसके कारण जो 1947 में पाकिस्तान में 23% बाकी धर्मों के लोग रहते थे, वे आज सिर्फ 3% ही बचे हैं। पाकिस्तान में 1947 में 428 हिंदू मंदिर थे, जिसमें से आज 20 से 25 ही सिर्फ चालू हालत में है। पाकिस्तान में अगर कोई इस्लाम, कुरान या फिर प्रोफेट की इंसल्ट करता पाया गया तो उसे सेक्शन 295A, B और C के तहत उसे आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड दिया जाता है। 1987 से लेकर 2021 तक 1800 से ज्यादा लोगों पर ईश्वर निंदा के कारण उन पर आरोप लगाए गए हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक माँ अपने अंधे बेटे के लिए रो रही है। उस पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने सोशल मीडिया पर इस्लाम के विरुद्ध कंटेंट बनाया। वो न पढ़ सकता है न देख सकता है, उस पर कहा कि तौहीन की उसने। इस एक और वीडियो में स्कूल टीचर स्टूडेंट्स को सर तन से जुदा करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने पाकिस्तान को माइनॉरिटी राइट के उल्लंघन के बारे में बार बार चेतावनी दी। यूएस कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने पाकिस्तान को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया है, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के कारण आपके ऊपर हमला हो सकता है। अगर कोई विक्टिम कहे कि मैंने ईश्वर निंदा नहीं की है तो इस बात का सबूत भी उसी विक्टिम को ही लेकर आना पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान में कई हिंदू मंदिर और चर्चेस को भी तोड़ा गया। आप इस वीडियो में इसे देख सकते हैं। तोड़ा है हमने खुद, मैंने अपने हाथों से तोड़ा हुआ ये मंदिर। जब कोर्ट ने नॉन मुस्लिम को उनके धर्म की प्रैक्टिस करने की बात कही तो पूरी भीड़ उस जज के खिलाफ खड़ी हो गई। ऐसी और भी घटना है, जैसे 15 साल की लड़की जिसका नाम पार्थी है, उसकी शादी 50 साल के एक बाग अली नामक आदमी से करा दी गई। ऐसी ही और भी घटनाएं हैं जहां पर फोर्सफुली कन्वर्जन कराया गया है। 15 साल की चंदा जब अपने घर की ओर जा रही थी तो उसे बीच रास्ते में किडनैप कर लिया गया और एक मुस्लिम आदमी से उसकी शादी करा दी गई। ऐसा नहीं है कि ये घटना सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। बांग्लादेश में एक तिलक लगाए हुए हिंदू को भीड़ इसलिए पीट रही है क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर इस्लाम के बारे में पोस्ट किया, जबकि उसे सोशल मीडिया चलाना तक नहीं है। हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की एनुअल रिपोर्ट में बांग्लादेश में माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 45 लोगों की डेथ हो चुकी है और 69 टेंपल पर अटैक किया गया। इन सब टॉर्चर से परेशान होकर 7 अगस्त को ठाकुरगांव जिले के 700 से 800 हिंदू ने बांग्लादेश छोड़कर भारत आने का प्रयास किया। जब इस बात का अधिकारियों को पता चला तब उन्होंने समझाया बुझाया और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया, तब जाकर वे अपने घर वापस लौटे। ऐसी घटनाएं अफ्रीका के देश में भी हो रही है। नाइजीरिया में कुछ मिलिटेंट ग्रुप काम करते हैं, जैसे कि बोको हराम, फुलानी हर्ट्समैन, जिन्होंने पिछले 14 साल में 52,000 से ज्यादा क्रिश्चियनों को मारा है और 18,000 ईसाई चर्च और 2,000 ईसाई स्कूलों में आग लगा दी गई है। इसके अलावा 34,000 मुस्लिमों को भी मारा है और इस तरह की घटनाएं वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखने को मिल रही हैं। सिर्फ फ्रांस की ही बात करें तो 2024 में 700 से ज्यादा एंटी क्रिश्चियन घटनाएं देखने को मिली है। 2024 में चर्चेज में आग लगाने के मामले 34% तक बढ़े हैं। लगभग 50 चर्चों पर आग लगाने की कोशिश की गई है। इसी तरह सेंट उमार का चर्च, जिसे 1000 बमों ने बनाया गया था, इसमें भयानक आग लगी और 120 से ज्यादा फायर फाइटर बुलाकर उस आग को बुझाया गया। आग इतनी ज्यादा थी कि चर्च की छत और घंटे वाला पिलर गिर गया। इसी तरह सेंट अलोई चर्च पर अटैक हुआ, जहां स्टेन ग्लासेस विंडोज को तोड़ा गया, अल्टर को नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि डोनेशन लॉकर को भी चोरी किया गया। फ्रांस के एक गांव में लिखा गया कि सबमिट योरसेल्फ टू अल्लाह, फ्रांस इज ऑलरेडी टेकन। वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन जैसे OIDAC का कहना है कि फ्रांस में 2023 में 1000 से ज्यादा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। कुछ मुस्लिम प्रीचर अमेरिका को एक मुस्लिम कंट्री बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ ये लोग इंग्लिश में नॉन मुस्लिम लोगों को मारने की बात कर रहे हैं, चाहे उन्हें अपनी खुद की ही जान क्यों न देनी पड़े। We want to turn them into Muslim individuals, and in that long-range process of making America Muslim, it is our physical jihad duty
to fight the entire earth. To transform the West into a land that's a land of the Muslims. That is our duty. यूरोप में दो तरह के ग्रुप काम करते हैं, एक तो है वोलेंट इस्लामिस्ट जिन्हें जिहादीज भी कहा जाता है, और दूसरा है नॉन वोलेंट इस्लामिस्ट। वोलेंट इस्लामिस्ट ग्रुप अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एंड साउथ एशिया में भी एक सीरियस थ्रेट बना हुआ है। ये ग्रुप यूरोप में बहुत छोटा है लेकिन डेंजरस है। ये ग्रुप जैसे अलकायदा, ISIS ये डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते, इसके लिए इन्होंने कई अटैक भी किए हैं। जैसे 2004 में स्पेन में एक ट्रेन बॉम्बिंग के कारण 191 लोग मारे गए। In Madrid this morning, more than 190 people were killed and more than 1,400 injured. 2015 पेरिस अटैक में 130 लोग मारे गए। November 2015 Paris attacks. Be a city under terror attack on several fronts. More than 130 people died in the attack. ये ज्यादातर लोग ISIS इंस्पायर्ड थे। इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप है जो कि नॉन वोलेंट है। ये भी डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और इक्वल राइट को रिजेक्ट करता है, लेकिन ये इसे पीसफुल तरीके से धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। ये ग्रुप स्कूल, चैरिटी, मीडिया और लोकल पॉलिटिक्स के थ्रू काम करते हैं। इनका जो गोल है वो एजुकेशन, पब्लिक लाइफ और फैमिली लॉ को धीरे धीरे पीसफुल तरीके से चेंज करना है। इस्लामिक ग्रुप प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से ऑपरेट कर रहे हैं। ये धीरे धीरे सेकुलर डेमोक्रेटिक नॉर्म को इस्लामिक लॉ यानी शरिया के हिसाब से धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इमाम की स्पीच है जिसमें वह खुलेआम बोल रहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस्लाम घर घर में नहीं पहुंच जाता। Be a part of Islam and we will not stop until it enters every home. फ्रांस की 2024 की एक रिपोर्ट में पता चला कि मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे ग्रुप 150 से ज्यादा स्कूल और संगठन में जेंडर सेग्रीगेशन करना चाह रहे हैं। 73-page report prepared by 2 senior civil servants describes the threat of the Muslim Brotherhood in France. यहाँ तक कि फ्रेंच नेशनल एंथम को भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। इसके अलावा वे मिक्स्ड स्पोर्ट को भी स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबूत यूरोप में एक चिंता का कारण बने हुए हैं। नॉन वोलेंट इस्लामिक ग्रुप ये हथियारों से किसी देश पर हमला नहीं करते, बल्कि भीतर से उसे एक नया शेप देने की कोशिश करते हैं, जिसकी शुरुआत सबसे कम उम्र की पीढ़ी से होती है, जहां पर 10 से 12 साल के बच्चों को इस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। अल्लाह, मुहम्मद, In schools, they're pressuring us to learn about Islam and learn about the people that are coming over. I don't want to learn about that. I want to learn about my culture, my beliefs, and I'm proud to be English. जो डेमोक्रेसी को हराम बताती हैं और शरिया कानून को ग्लोरीफाई करती हैं और गैर मुस्लिम समाज के साथ मेलजोल को डिस्करेज करती हैं। कुछ इस्लामवादी शिक्षाओं में गैर मुसलमानों, जिन्हें काफिर भी कहा जाता है, उन्हें अपने से कमतर समझा जाता है। उनकी महिलाओं को अपवित्र या फिर अब्यूज के योग्य माना जाता है। कुछ तो काफिरों को जान से मारने की भी बात करते हैं कि जब भी आप काफिरों को पाओ वहाँ उनका कत्ल करो। यूके में एक और बड़ी प्रॉब्लम भी है जिसका नाम है ग्रूमिंग गैंग, जो कि लड़कियों को एक्सप्लॉइट और अब्यूज करता है और अंडर एज गर्ल की ट्रैफिकिंग में भी शामिल है। गैंग का शिकार हुई लड़कियों ने बताया कि उन्हें काफिर होर या फिर व्हाइट स्लैग कहकर भी बुलाया जाता था। कुछ दोषी व्यक्तियों ने इन्हें इजी मीट भी बताया जिन्हें आसानी से फंसाया जा सकता था। जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने घर पर अच्छी इस्लामिक छवि बनाई हुई थी, जैसे मस्जिद में जाना, बहनों पर भी खासा नियंत्रण करना, जबकि गुप्त रूप से खुद व्हाइट गर्ल को अब्यूज करते थे। ग्रूमिंग गैंग का जो शिकार बनने वाली लड़कियां हैं उसमें ज्यादातर 12 से 16 साल की व्हाइट लड़कियां थी। कुछ डेटा सेट से पता चला कि ग्रूमिंग गैंग में ज्यादातर जो लोग थे वे पाकिस्तानी मुस्लिम लोग थे। उसके बाद बांग्लादेशी और अरब मुस्लिमों का नाम आता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 25 साल में 2.5 लाख से ज्यादा ब्रिटिश यंग गर्ल्स का रेप किया गया। There appear to have been upwards of 250,000 young white girls raped in this century, very largely by Muslim men. इसमें ज्यादातर लोग इस्लाम को मानने वाले थे जिन्होंने ऐसा किया। अब बात ये आती है कि रेडिकल मुस्लिम यूरोप में इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो यह है कि वेलफेयर स्कीम, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान के लिए दी जाने वाली सुविधा। ये लोग जिस कंट्री की वेलफेयर योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं उसी कंट्री में एंटी स्टेट, एंटी डेमोक्रेटिक और जिहादिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। जो पब्लिक फंड सोशल सपोर्ट के लिए दिया जाता है उसे वे टेररिस्ट को फंड करने के लिए काम में ला रहे हैं। इसी से नए लोगों की भर्ती की जाती है और एक्सट्रीमिस्ट प्रीचर्स को इनडायरेक्टली फाइनेंस किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अजीम चौधरी और अब्बू हमजा, जो कि अपनी हेट स्पीच, जिहाद अगेंस्ट यूरोप और टेररिस्ट को सपोर्ट करने के कारण जेल में भी रहे हैं। ये सिस्टमेटिकली स्टेट वेलफेयर को 20 साल तक अब्यूज करते रहे और साथ साथ उग्रवादी इस्लामिक आइडियोलॉजी को भी प्रमोट करते रहे। ये इस वेलफेयर स्कीम को जिहाद के लिए मिलने वाला अलाउंस कहा करते थे। ये फेक सर्टिफिकेट बनाकर चाइल्ड अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट एड और हाउसिंग सब्सिडी का लाभ उठा रहे थे। इसके कारण इन देशों ने अपने लॉ में बदलाव करके उन्हें थोड़ा मुश्किल बनाना शुरू कर
दिया है ताकि इसका मिस यूज ना हो सके। पूरे यूरोप में 100 से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ने मिलियंस ऑफ यूरो का फ्रॉड किया है। आखिर इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस कुछ करती क्यों नहीं है? इसका जवाब है कानून। अगर कोई इस्लाम के बारे में बोलता पकड़ा गया तो उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, यहाँ तक कि अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सैमुअल पैटी ने इस्लाम के बारे में पढ़ाते हुए कुछ कार्टून्स का इस्तेमाल कर लिया था। फिर इस्लामोफोबिया के आरोप में एक मुस्लिम आदमी ने उसके सिर को काट दिया। तब से वहाँ के टीचर्स भी इस्लाम को पढ़ाने में डरते हैं। रोथरहम और टेलफोर्ड जैसी जगहों पर पुलिस ने ये माना कि उन्हें रेसिस्ट या फिर इस्लामोफोबिया कहे जाने के डर से कई बार सबूतों के बावजूद भी उन्होंने अपराधी को नहीं पकड़ा। इस्लामोफोबिक कहे जाने पर प्रोफेसर, राइटर्स और जर्नलिस्ट के कार्यक्रम कई बार रद्द कर दिए जाते हैं या फिर पब्लिशर उन्हें हटा देते हैं। इसके कारण लोगों को ब्लैकलिस्ट या फिर कैरियर डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा उसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशंस और फाइन्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता पाया गया तो उसका सस्पेंशन कर दिया जाता है। यहाँ तक कि यूके और कनाडा जैसी कंट्री में तो एंट्री ही डिनाई कर दी जाती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक ब्रिटिश आदमी ने इस्लाम पर क्वेश्चन किया तो उसे वहाँ की पुलिस अरेस्ट करके ले गई। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी गलत हैं, ये कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे। ऐसी कुछ मुस्लिम संस्थाएं भी हैं जो चैरिटेबल काम भी कर रही हैं, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ आरोप भी लगे हैं, जैसा कि इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड संस्था $347 मिलियन एन्युअली इनकम है, जो कि यूके बेस है। उस पर यूएई, इजराइल ने बैन लगाया हुआ है, ये कहकर कि इसका लिंक हमास, ब्रदरहुड जैसे इस्लामिक ग्रुप से है। इंटरपल नाम की संस्था जिसे यूएस और इजराइल ने बैन किया है। इस क्लिप में ब्लू क्लॉथ में अमजद ताहा, जो यूएई का पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा है कि कैसे ये यूरोप से पैसा लेती हैं और टेररिस्ट को फंड करती हैं। Yet he takes that money and he gives it to organizations, terrorist organizations in the Middle East under the name of a school and hospitals. अब इतनी सारी प्रॉब्लम होने के कारण कुछ यूरोपियन कंट्री ने मुसलमानों पर कुछ बैन लगाने भी शुरू कर दिए हैं, जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने बुर्का या फिर निकाब पर बैन लगा दिया है और मस्क पे टाइट निगरानी रखी जा रही है। चीन ने भी कई मस्क तोड़े और कुरान पर बैन लगाया और मुस्लिमों के लिए री एजुकेशन कैंप चलाए हैं। हंगरी और पोलैंड में मुस्लिम इमिग्रेंट अलाउड नहीं है। पीएम ओरबन ने साफ साफ मना कर दिया कि हमें मुस्लिम इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। We will not receive even one Muslim because this is what we promised. This is the reason why we had not even one terrorist attack. अब ऐसा नहीं है कि ये रेडिकल इस्लामिस्ट बाकी धर्मों के लिए खतरा है, ये खुद मुसलमानों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। जैसे रेडिकल इस्लामिक ग्रुप ISIS, अल-कायदा और तालिबान उन मुस्लिमों को जो डेमोक्रेसी, सेकुलर लॉ और वुमन राइट की बात करते हैं, उन्हें मुनाफिक कहकर बुलाते हैं और मारे जाने के योग्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान में अनगिनत स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को वेस्टर्नाइज कहकर मार दिया गया है। अफगानिस्तान में जो मुस्लिम म्यूजिक सुनते या फिर दाढ़ी बनाते मिल जाते हैं, उन्हें कैद कर लिया जाता है, उन्हें कोड़े मारे जाते हैं या फिर मार दिया जाता है। पाकिस्तान में कानूनी रूप से अहमदिया मुसलमानों को खुद को मुसलमान कहे जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि सैकड़ों लोगों की हत्या की जा चुकी है। यूरोप में आतंकवादी हमले के कारण निर्दोष मुस्लिमों को हेट क्राइम, जॉब लॉस और सोशल आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा और भी इंसिडेंट है जहाँ पर एक मुस्लिम को पता चला कि दूसरे मुस्लिम ने इस्लाम को छोड़ दिया है तो वह उसे मारने की बात करने लगा। Would he kill me? Alhamdulillah, I'm proud of it. Would he kill me?